एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये उसका थर्ड पार्ट है। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। 19th सेंचुरी से ही जो रिलीजियस को लेकर डिबेट्स हैं वो स्टार्ट हो गई थी, और अलग अलग डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग सोसाइटी ग्रुप, अलग अलग हर प्रकार के लोग रिलीजियस को लेकर, धर्म के तार्किक आधार को लेकर अपनी अपनी डिबेट कर रखते थे, अपने अपने थॉट्स हैं वो रखते थे। और कुछ ऐसे रिफॉर्मर भी हैं जो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं उन पर सवाल उठाते थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिफॉर्मर पर सवाल उठा देते, रिफॉर्मर को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। और ये जो डिबेट है ये ओपनली होती थी, मतलब जो प्रिंट के माध्यम से ये पूरा ओपनली डिबेट होती थी। किसी मतलब जिसको अगर कोई बात पसंद ना आए तो वो सवाल उठा सकता है। हम ये बात मानते हैं कि प्रिंट कल्चर ने, जो प्रिंटिंग का सिस्टम है, इसने न्यू आइडियाज़ तो दिया है, उसके साथ साथ एक डिबेट का नया प्लेटफॉर्म भी दिया। मतलब अगर किसी व्यक्ति को डिबेट करने, किसी बात को, अपनी अपनी बात को समाज तक पहुंचाना है तो वो प्रिंट के माध्यम से पहुंचा सकता था। मतलब अब हर वर्ग का लोग, आम आदमी भी है, मतलब ऐसा नहीं आपको अपनी बात रखने के लिए बहुत बड़ा अमीर आदमी या महान नेता बनना पड़ेगा। अब आम आदमी भी अपनी बात को समाज में रख सकता है। ये वो टाइम था जब समाज में और जो सोशल रिफॉर्मर थे उनकी बहस चलती थी। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं, जैसे विधवा को लेकर बहस चलती थी, मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद, जो ब्राह्मण प्रैक्टिस है, और आइडोलेट्री, जो मूर्ति पूजा, इन इन पर काफ़ी बहस चलती थी। जैसे जैसे ये डिबेट चलती चली गई, और जो प्रिंटेड मटेरियल है और जो बुक्स हैं, पत्रिकाएं हैं, वो और ज़्यादा बढ़ते चले गए। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इनके बारे में जानें, तो इन्हें क्या करा गया, आम बोलचाल की भाषा में, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है उनकी भाषा में छापा गया। बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं टिपिकली, बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं, प्रॉपर शुद्ध बंगाली भी नहीं, मतलब जो नॉर्मल होती, जो आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, वो उस भाषा में छापा गया। और राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में संवाद कॉमेडी की शुरुआत की थी। और इसके साथ साथ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को, मतलब जो हिंदू रूढ़िवाद में जो चलता है, उसको मतलब अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका की भी शुरुआत की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और इसके साथ साथ 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर की भी शुरुआत हुई थी, जामे जहान नामा और शमसुल अकबर। इसके साथ उसी साल गुजराती न्यूज़पेपर भी आया था जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। बॉम्बे अभी तो महाराष्ट्र में है, बट उस टाइम पर प्रांत होते थे, प्रोविंसेस होते थे, तो इसीलिए उसका नाम बॉम्बे समाचार है। नॉर्थ इंडिया के जो उलेमा है, उलेमा मतलब होता है कि जो इस्लाम के स्कॉलर, और वो इस बात को लेकर टेंशन में थे कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम डायनेस्टी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे मुग़ल का लास्ट पीरियड ही चल रहा था। और वो सोच रहे थे कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ को चेंज ना कर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने सस्ती लिथोग्राफिक प्रेस से जो उर्दू के ट्रांसलेट होली स्क्रिप्ट है उसको कई सारा निकालना चालू कर दिया, ताकि उनका रिलीजियस के बारे में सबको पता चले, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे छोटे छोटे टेक्ट्स हो। जो देवबंद सेमिनार की स्थापना की गई 1867 में, और थाउजेंड्स फतवा जारी किया गया। ये फतवा, ये एक जो इस्लाम का स्कॉलर होता है, बहुत पढ़ा लिखा, वो करता है। और उसमें ये सिखाया गया कि जो मुस्लिम फैमिली को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और जो बेसिक जो डॉक्ट्रिन होती है, मतलब इस्लाम से रिलेटेड, उनके बारे में बताया गया। और नाइनटीन सेंचुरी में ऐसे कई सारे मुस्लिम सेक्ट्स थे, मतलब हर सेक्ट अपना चाहता था, हर संप्रदाय अपना भलाई चाहता था। और इसने, उर्दू प्रिंट ने काफ़ी हेल्प की इन सबको मतलब बढ़ाने के लिए। अब जो हिंदू रिलीजस के लोग हैं उन्होंने भी क्या करा, अपने धर्म के बारे में बातचीत को फैलाना स्टार्ट कर दिया। और पहला जो एडिक्शन है रामचरितमानस का, वो 1810 में पब्लिश किया गया था, मतलब उसको पहली बार प्रिंट किया गया था। और उसी के साथ मिड मिड 19th सेंचुरी में सस्ती लिथोग्राफी एडिक्शन लाए थे, जिससे नॉर्थ इंडिया में, मतलब मार्केट में इन सब की बाढ़ सी आ गई थी। और 1880 में नवल किशोर ने, जो कि लखनऊ से, इन्होंने
मतलब इनकी भी प्रेस है। और एक वेंकटेश्वर नाम के व्यक्ति, इन्होंने बॉम्बे से कई सारी रिलीजियस किताबें छापी। प्रिंटेड मटेरियल है जो वो बहुत इजीली पोर्टेबल है, मतलब कहीं से भी उठाकर इजीली ले जाया जा सकता है, और पढ़ने में आसानी होती है, किसी भी टाइम पढ़ा जा सकता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और इनको बेसिकली जो इलिटरेट मैन और वुमेन है, जो कम कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मतलब इन किताबों को, जो धार्मिक किताबें, इनको ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ा जाता था। अब क्या हुआ, हर धर्म के लोग अपनी अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। और इससे क्या हुआ कि मतलब और ज़्यादा जो रिलीजियस को लेकर डिफरेंसेस है और ज़्यादा बढ़ने लगे थे, और ज़्यादा डिबेट्स बढ़ने लगी थी। प्रिंट मटेरियल ने सिर्फ ऐसा ही नहीं कि रिलीजियस को लेकर आम लोगों में लड़ाई झगड़े करवाई, कई सारी डिबेट हुई, बहस हुई, बल्कि प्रिंट के माध्यम से मतलब एक खबर दूसरी जगह पर पहुंचाई जा सकती थी। मतलब इसने एक इंडिया को जोड़ा भी है, इसने लोगों को जोड़ा भी है, मतलब ज़रूरी नहीं कि इसने सिर्फ लड़ाई ही करवाई। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। अब जैसे जैसे ही जो छपाई का काम है वो और बढ़ता गया, जो प्रिंटेड मटेरियल है और बढ़ता गया, इसके साथ साथ जो नए प्रकार के नए प्रकार की लेखन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया। अब लोग बाग क्या करने लगे, अपने जीवन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस, अपने इमोशन, रिलेशनशिप के बारे में भी लिखने लगे। जो नोवेल हैं यूरोप में, वो भी काफ़ी छपने लगी थी। और इनके साथ साथ जो इंडियन मतलब फॉर्म है, मतलब वो और इंडियन फॉर्म में भी, इंडियन स्टाइल में भी छपने लगी थी। इसका मतलब है कि रीडर्स को अब एक नया प्रकार की, मतलब एक नए प्रकार का मटेरियल मिलना स्टार्ट हो गया था। और भी अलग टाइप का लिटरेचर है, जो रीडिंग्स है और भी मार्केट में थी, जैसे कि लिरिक्स हो गए, शॉर्ट स्टोरी हो गई, ऐसे हो गया, और सामाजिक और सोशल और पॉलिटिकल मैटर पे कोई बातचीत लिखना, मतलब राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत लिखना। अब मतलब अलग अलग स्टाइल्स में ह्यूमंस के पास, मतलब जितने भी उस टाइम पे आम आम लोग थे, उनके पास बहुत सारा मटेरियल था बढ़ने के लिए, जो उनके जीवन को मतलब एक नया शेप दे सकता है। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के लास्ट लास्ट में जो विजुअल कल्चर है, मतलब विजुअल कल्चर भी दिखने लगा था। इसका मतलब होता है जो मार्केट में पेंटिंग वगैरह है वो भी स्टार्ट हो गई थी। और कई सारी प्रिंटिंग प्रेस खुलने से इसकी मल्टीपल कॉपी बनाना बहुत आसान हो गया था। जैसे कि एक पेंटर है राजा रवि वर्मा, इन्होंने जो पेंटिंग की थी उसका मास प्रोडक्शन करना, और उनके आसपास जो जो प्रिंट की शॉप लगा लेते थे, जो प्रिंटिंग का काम है उनको भी काम मिल जाता था, और कई सारी कॉपी बनाना काफ़ी आसान हो जाता था। अब क्या होता था, जो मार्केट में जो चीप मतलब सस्ती प्रिंट है, कैलेंडर हैं, और जो मतलब किसी प्रकार की पोस्टर है, अब वो मार्केट में इजीली अवेलेबल थी। अब मतलब गरीब आदमी भी अपने घर को सजा सकता था, मतलब गरीब आदमी भी अपने घर को डेकोरेट करने की क्षमता रखता था। पहले क्या होता था, ये बहुत महंगा मिलता था, जिससे अमीर आदमी अपने घर को थोड़ा सा कोई पेंटिंग वगैरह लगा ली, पोस्टर वगैरह चिपका ली, जिससे आज घर अच्छा लगता था। अब गरीब आदमी भी इतना कैपेबल हो गया था कि मार्केट में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो ये सब सस्ती मिलने लगी थी। अब वो भी अपना घर सजा सकता था। अब इसने एक पूरा सा नया ट्रेडिशन को ही बदल दिया था, मतलब पूरा सिस्टम, जो पूरा कल्चर ही बदल दिया था इस पेंटिंग वाले सिस्टम ने। 1870 के दशक में, मतलब जो कार्टून वगैरह के कैरेक्टर है, मैगजीन और न्यूज़पेपर में कार्टून का जो प्रचलन है वो भी स्टार्ट हो गया था। कार्टून वगैरह बनाने बनाने लगे थे, और इंडियन जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों का कार्टून के थ्रू मजाक उड़ाया करते थे। मतलब जो इंडियन पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न ड्रेस है, उनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। और मतलब बाकी जो अंग्रेज़ लोगों को और क्रिटिसाइज़ भी किया करते थे। वुमेन एंड प्रिंट। अब महिलाओं की ज़िंदगी के बारे में और उनकी फीलिंग्स के बारे में भी लिखा गया। अब पढ़ने वालों में जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ने लगी। अब जिसके बारे में लिखेंगे वो तो
पढ़े गई, या तो किसी महिला के हस्बैंड या तो किसी बच्ची के फादर अब उनको घर से ही शिक्षा देने लगे थे। बाद में जब शहरों में जब स्कूल खुलने लगे मिड 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने अपनी घर की बच्चियों को स्कूल भी भेजा। अब कई सारी जर्नल हैं जो वह महिलाओं के द्वारा लिखी गई थी, और महिलाओं को स्कूल भेजने पर, बच्चियों को स्कूल भेजने पर प्रोत्साहित करने लगे इस टाइप के आर्टिकल। और सिलेबस इस टाइप में होने लगा कि आप घर पे बैठकर ही, मतलब घर में रहकर ही स्कूल की तैयारी, मतलब स्कूल कंप्लीट कर सकते हैं अपना। लेकिन सारी फैमिली ऐसी नहीं थी कि जो महिलाओं को और मतलब बच्चियों को पढ़ाए। बहुत सारी कंज़र्वेटिव हिंदू फैमिली भी थी, जो उनको ऐसा लगता था कि अगर लड़की पढ़ लेगी तो विडो हो जाएगी। और बहुत सारे मुस्लिम फैमिली भी थी, जो उन्हें लगता था कि वो अगर पढ़ लेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी। लेकिन कुछ महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और एक महिला के बारे में बताया गया है कि एक बच्ची थी जो कंज़र्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी नॉर्थ इंडिया में, जो जो कि पढ़ना चाहती थी। लेकिन मतलब उसकी फैमिली वाले चाहते थे कि वो सिर्फ़ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसको समझ में नहीं आती थी। वो भाषा, मतलब जो आम भाषा है, जो मतलब उर्दू है या मतलब जो नॉर्मल भाषा है, वो पढ़ना चाहती थी। और अ, ईस्ट बंगाल में 19th सेंचुरी में मतलब इन्हीं का नाम है राज सुंदरी देवी। इन्होंने, मतलब ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, जहाँ पे पढ़ना मतलब घर से नहीं अलाउ कर किया जाता था पढ़ना। इन्होंने किचन में छुप-छुप कर पढ़ाई की, और बाद में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी, जिसका नाम है अमर जीवन, जिसको पब्लिश किया गया था 1876 में। ये बंगाली लैंग्वेज की पहली ऐसी और फुल ऑटोबायोग्राफ़ी है, जिसको मतलब ये बंगाली भाषा की पहली ऑटोबायोग्राफ़ी है। अब जो है सोशल रिफॉर्मर भी वुमेन्स के बारे में इंटरेस्ट लेने लगे थे, मतलब उनके बारे में लिखने लगे थे। और इसके साथ साथ महिलाएं भी अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। 1860 में और ऐसी बंगाली फैमिली का एक एग्जाम्पल दिया दिया हुआ है, जिसमें कैलाश देवी नाम की एक महिला थी। उन्होंने किताब लिखी, उस महिला में उन्होंने ये हाईलाइट करा कि कैसे वो अपने घर में ही, मतलब घर में ही एज अ कैदी की तरह रहती हैं, उन्हें इग्नोर किया जाता है, घर का पूरा काम करती हैं, जिसके लिए सर्व करती हैं, वो ही उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, मतलब उनके फैमिली मेंबर ही उन्हें सही से ट्रीट नहीं करते हैं। और 1880 में आज जो महाराष्ट्र देखते हैं, वहाँ पर महिलाएँ हैं ताराबाई शिंदे और पंडित रामबाई। उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा, और उन्होंने जो मिसबिहेव होता है, और जो साथ ही साथ सबके साथ जो अपर कास्ट की महिला हैं उनके साथ भी होता है, स्पेशली जो विडो हैं, मतलब जो विधवा हैं, उनके साथ जो मिसबिहेव होता है सोसाइटी में, उसके बारे में भी लिखा। और ऐसे ही एक महिलाएँ हैं जो तमिल नॉवल लिखती थी, उन्होंने महिलाओं की कंडीशन के बारे में लिखते हुए कहा है कि मेरी दुनिया बहुत छोटी-सी है, और मेरी जीवन में जो खुशियाँ आई हैं वो किताबों से ही आई हैं। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी, मतलब इन भाषाओं का जो प्रिंटेड मटेरियल है पहले से ही अवेलेबल होने लगा था। लेकिन हिंदी का जो प्रिंटेड मटेरियल है, मतलब हिंदी की बुक्स है, हिंदी की मैगज़ीन है, वो 1870 से आनी स्टार्ट हुई थी सीरियसली। और इनमें ज़्यादातर महिलाओं के बारे में ही लिखा जाता था, मतलब इनके जो टॉपिक होते थे ज़्यादातर महिलाओं से रिलेटेड ही होते थे। कि जो 20वीं सेंचुरी में जो जर्नल होते थे, जो लिखा हुआ होता था, और एडिट भी महिलाएँ करती थीं, जो कि बहुत ही उस टाइम पर पॉपुलर थीं। और उसमें डिस्कस करते थे महिला की एजुकेशन के बारे में, विडोहुड मतलब होता है उनके जो विधवा होती हैं, उनके जीवन कैसा, उनके जीवन से रिलेटेड बातें, विडो रीमेरेज के बारे में, और नेशनल मूवमेंट के बारे में। और कइयों ने हाउस होल्ड जो जो डेली लाइफ होती है उसके बारे में लिखा, और जो फैशनेबल लेसन होते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ फैशन से रिलेटेड कुछ बता दी। और उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मिलने लगा था, मतलब कोई शॉर्ट स्टोरी दे दिया, कोई सीरियलिस्ट नोवेल दे दिया, भैया इस महीने जनवरी के महीने में पहला पार्ट आया, फरवरी के महीने में सेकंड पार्ट आएगा, इस तरह से उन्हें एंटरटेनमेंट भी मिलने लगा था। और अर्ली 20 सेंचुरी में भी पंजाब में फ़ोक लिटरेचर प्रिंटेड रूप में पेश किया गया। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं राम चड्ढा, इन्होंने एक किताब लिखी कि कैसे एक महिला ओबीडिएंट वाइफ़ बन सकती है।
और उसका नाम था स्त्री धर्म विचार। मतलब ये स्त्री धर्म विचार लिखी थी जो महिलाओं से रिलेटेड थी। और इसके साथ जो खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी है, इन्होंने भी सस्ती-सस्ती बुक्स निकालनी स्टार्ट कर दी जो इसी तरह के मैसेज दिया करती थी। और जो इनकी बुक्स होती थी ये भी उन महिलाओं से रिलेटेड होती थी कि क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं गुड वुमेन में। बंगाल के सेंट्रल कलकत्ता में एक बटाला नाम का एरिया है, वहाँ पर मतलब ये जो पॉपुलर बुक्स हैं, प्रिंटेड मटेरियल है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिकता था। बिकता क्या था जो कि रिलीजियस रिलेटेड है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड है बुक्स हैं, जैसे गीता है, महाभारत, जो भी हर प्रकार की रिलीजियस बुक हैं वो तो बिकती थी साथ में। इसके अलावा भी जो बहुत सारा मटेरियल है वो भी बिकता था। और लेट 19th सेंचुरी में जो इलस्ट्रेट किताबें हैं, जो पेंटिंग वगैरह हैं, जो वो वुड कट पे पेंटिंग कर दी, कुछ सजा दी, और जो कलर है लिथोग्राफी फॉर्म में किया जाता है उसको, वो भी बिकने लगा। और अब जो घर-घर जाकर जो बटाला में जो घर-घर जाकर जो किताबें वगैरह बेचते थे वो भी बिकनी स्टार्ट हो गई, जिससे महिलाओं को अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पसंद का मटेरियल मिलने लगा, जो वो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ सकती थीं। प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में मद्रास में मतलब चेन्नई में सड़क के किनारे बहुत ही सस्ती किताबें मिलनी शुरू मतलब स्टार्ट हो गई थी। अब चेन्नई में भी सस्ती किताबें जो सड़क वगैरह पे अपनी छोटी सेल लगा ली, अब वो भी स्टार्ट हो गई थी। अब इससे क्या हुआ, जो गरीब लोग हैं वो लोग भी खरीद सकते थे। अब मतलब जो कॉस्टिंग है जो बुकों की, जो पत्र पत्रिकाओं की, उनकी कॉस्टिंग बहुत कम हो गई थी। अब जिससे क्या हुआ, गरीब लोग कैपेबल हो गए थे खरीदने के लिए। और पब्लिक लाइब्रेरी भी खुल गई थी 20th सेंचुरी में, जिससे अब इनका जो बुक पढ़ने का एक्सपांड है, मतलब जो लोग बाग हैं और ज़्यादा बढ़ गए थे। लाइब्रेरी ज़्यादातर जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ खुलती थी, और जो प्रोस्पेरस विलेज होते हैं, जहाँ पे मतलब संपन्न विलेज होते हैं, जो मतलब जहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, सड़कें वड़कें ठीक है, तो वहाँ पर खुलती थी। और उस टाइम पर मतलब अमीरों के लिए लाइब्रेरी खोलना बहुत ही प्रेस्टिजियस की बात थी, मतलब बहुत मतलब अभी भी है। और उस टाइम पे लाइब्रेरी खोलना मतलब एक गर्व की बात माना जाता था। अब लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब जाति पर जो भेदभाव होता था उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। कईयों ने पत्र पत्रिकाएं लिखी, ऐसे लिखे। उसी में से ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लो कास्ट में जो इनजस्टिस होता है जिनके साथ, उन्होंने उससे रिलेटेड बुक लिखी, गुलामगिरी। और 20th सेंचुरी में भीमराव अंबेडकर, जो कि महाराष्ट्र से, और ईवी रामास्वामी नायर, जिन्हें पेरियर नाम से जाना जाता है, इन्होंने लो कास्ट के ऊपर कई सारी किताबें लिखी, और जिसे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा जाता है। जो लोकल प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो सेक्ट्स जो भी संप्रदाय थे, मतलब इसने और इसको जो इनजस्टिस होता है, जो मतलब जो मतलब धर्म की आड़ में जो मतलब रूढ़िवादी हैं सोच, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। और जो फैक्ट्री के वर्कर हैं उनसे इतना ज़्यादा काम करवाया जाता था, बट वो अपनी जो दास्तां हैं वो किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो मतलब अपने बारे में ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते थे। लेकिन एक व्यक्ति थे, काशी बाबा, जो कि कानपुर के मिल वर्कर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, छोटे और बड़े का सवाल, जो कि 1938 में लिखी गई थी, जिसमें जो कास्ट के बेसिस पे एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके बारे में बताया गया था। और ऐसे ही हैं कानपुर के मिल वर्कर, जिन्होंने 1935 से 55 के बीच में बुक लिखी थी, जिसका नाम है सच्ची कविताएं। इन्होंने भी इसको डिस्क्राइब करा था। और 1930 में बेंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर हैं, उन्होंने अपने आप को पढ़ाने के लिए, मतलब खुद को जितने भी वर्कर हैं, उन्होंने सारे वर्करों की लिए लाइब्रेरी खोली थी, जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी बॉम्बे के वर्करों से, मतलब बॉम्बे के वर्करों ने खोली जिससे इंस्पायर हुए। तो बेंगलोर के वर्करों ने भी ये खोला कि यार नहीं, अपन को भी लाइब्रेरी खोलनी चाहिए और पढ़ाई करेंगे। और इनको जो स्पॉन्सर्ड करते थे वो सोशल रिफॉर्मर होते थे, समाज सुधारक होते थे, ताकि इनका इरादा था कि ड्रिंकिंग वगैरह, शराब वगैरह ना पिए, बल्कि और पढ़ाई पे ध्यान दें, लिटरेट होएं। प्रिंट एंड सेंसरशिप। 1798 के पहले अंग्रेज़ों ने इंडिया में मतलब जो
प्रिंटिंग प्रिंटिंग वाला मटेरियल था, जो जितने भी पत्र पत्रिकाएं होती थी, न्यूज़पेपर होते थे, उसको बारे में रोकथाम की कभी सोची नहीं थी। क्योंकि इससे मतलब अब तक जो था मतलब नॉर्मली प्रिंट होता था, लेकिन इसके बाद क्या करा लोगों ने, इंडिया के लोगों ने जो कंपनी के बारे में छापना स्टार्ट कर दिया कि भैया जो अंग्रेज़ लोग हैं वो बुरे हैं, वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, इस टाइप की न्यूज़पेपर छपने लगी थी और काफ़ी स्पीड में फैलने लगी थी। तो इस बात से चिंता होकर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर इसकी खबर इंग्लैंड में पहुंची तो मतलब यहाँ तो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी हमें क्रिटिसिज्म मिलेगा। 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। और और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी और उन न्यूज़पेपर को सपोर्ट करती थी जो सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल, मतलब जो है अंग्रेज़ों की तारीफ़ करते थे। जो न्यूज़पेपर अंग्रेज़ों की तारीफ़ करते थे, अंग्रेज़ उनको मतलब उन न्यूज़पेपर को काफ़ी सपोर्ट भी करते थे। और 1935 में कुछ एडिटर लोगों ने पिटीशन दी कि भैया रूल्स रेगुलेशन में चेंज करो। गवर्नर जनरल बेंटविक था उस टाइम पे, कि भैया जो हमारा प्रेस लॉ है उस पे उसमें थोड़े से नियम कानून को थोड़ा थोड़ा चेंज करो, जो रोक लगाई थी। उसके बाद थॉमस मैक्योले ने इनकी बात मानते हुए कुछ रूल्स रेगुलेशन में बदलाव किए थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो एटीट्यूड है, मतलब जो प्रेस का जो एटीट्यूड है थोड़ा सा चेंज हुआ, जिससे अंग्रेज़ों ने मतलब इस पर जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उनको दबाने की काफ़ी कोशिश की थी। जैसे जैसे लोकल न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट होते गए, मतलब वो देशवादी देशभक्ति की बातें करने लगे, वैसे वैसे अंग्रेज़ों ने इन्हें दबाने की और कोशिश की। और इसके साथ 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया, जो आयरिश प्रेस लॉ के तहत किया गया था। इसके पास गवर्न मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाती हैं। अब इस एक्ट के तहत क्या करती थी गवर्नमेंट के पास राइट्स हो जाते थे, जो भी प्रेस है, मतलब जो प्रिंटिंग मशीन है, एडिटर है, न्यूज़पेपर है, उन पर नज़र रखने की। यदि उन्हें शक शक होता था कि भैया हमारी मतलब अंग्रेज़ों की बुराई कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले वार्न किया जाता था। अगर उनकी वार्निंग प्रिंट वालों ने, मीडिया वालों ने इग्नोर कर दी, तो उनकी जो मशीनें वगैरह उनको सीज़ कर लिया जाता था। और उनके उनके जो सारे राइट्स हैं, मतलब उनकी जो प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग सिस्टम है, उसको पूरा ज़ब्त कर लिया जाता था। अंग्रेज़ों की दमनकारी जो पॉलिसी थी, उस पर से नेशनलिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपना जो काम है जारी रखा उन्होंने, मतलब वो प्रिंट मीडिया अखबार के थ्रू अंग्रेज़ों को क्रिटिसाइज़ करते थे और नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते थे। अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी कोशिश की इनको रोकने के लिए। पंजाब में जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्हें अंग्रेज़ों ने 1907 में जेल भेज दिया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जो न्यूज़पेपर था केसरी, उसमें इन्होंने उनके लिए काफ़ी सिंपैथी जताई थी, जिन्हें जेल भेजा गया था। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में पकड़ लिया गया, बट इसका रिज़ल्ट ये था कि इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में बाल गंगाधर तिलक को सपोर्ट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।